स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है और ये आपका फिजिक्स का लेक्चर 2 है, फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। लेक्चर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 फिजिक्स का, हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है। आज हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। मैंने आपको उस लेक्चर में ही बताया था कि इस चैप्टर का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। मोस्ट ऑफ दी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो इस पर बेस्ड है, पूरा चैप्टर इस पर बेस्ड है। नॉट ओनली दिस चैप्टर बट सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट। ठीक है। अगर आपको कूलम्ब्स लॉ नहीं आता, फर्दर मूव नहीं कर सकते इस चैप्टर में। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है वो इसकी डेफिनेशन है कूलम्ब्स लॉ की, आप या कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है कूलम्ब्स लॉ का, है ना। लेकिन जितना आपको बोर्ड पर दिख रहा है कूलम्ब्स लॉ सिर्फ इतना सही नहीं है। ठीक है। कूलम्ब्स के अकॉर्डिंगली कोई भी दो पॉइंट चार्जेस जो सेपरेटली एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हों, ठीक है, तो उनके बीच में जितना फोर्स लगता है, उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जितना फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स, देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है दोनों पॉइंट चार्जेस कैसे हैं। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन होगा और ये दोनों अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इन दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। Q1 और Q2 जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब बेसिकली इस स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है कि दो पॉइंट चार्जेस अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके बीच में जो भी फोर्स अप्लाई होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये उन्होंने फाइंड किया, कूलम्ब्स ने फाइंड किया अपनी थ्योरी से, ठीक है ना, अपने एक्सपेरिमेंट से जो फाइंड किया, एंड उन्होंने उसे नाम दे दिया कूलम्ब्स लॉ। ठीक। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली जैसे आप मैथमेटिकल इक्वेशन देख रहे हो बोर्ड पर, F proportional to Q1 Q2, F proportional to 1 by r square, that's why we can write proportional to Q1 Q2 upon r square। और आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, बिकॉज अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम प्रोपोर्शन में है तो इन दोनों का जो डिवीजन आएगा वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा हमेशा। ठीक है ना। तो वी कैन राइट F is equals to K Q1 Q2 upon r square where K is कांस्टेंट। तो मैंने बता रहा था कि केवल जो आपका कूलम्ब्स लॉ है यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, यहीं पर एंड नहीं हो जाता, बहुत वास्ट है कूलम्ब्स लॉ। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कूलम्ब्स लॉ है क्या अभी तो एट प्रेजेंट। ठीक है ना। अभी हम इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे आगे की वेक्टर फॉर्म क्या है। उसके लिए आपके 11th क्लास के वेक्टर के फंडे क्लियर होना चाहिए। ठीक है। आपने जो वेक्टर पढ़ा है क्लास 11th में फिजिक्स में, उसका फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए, तो इसका वेक्टर फॉर्म आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं है, हम उसको समझाएंगे इस तरीके से कि आपको समझ में आ जाएगा, भले आपने वेक्टर कैसा भी पढ़ा हो फिजिक्स में। ठीक है, क्लास 11th में। तो मैं इसको रफ करता हूँ और इसके आगे की सॉल्व करते हैं हम इक्वेशंस की, इसके आगे की इक्वेशन सॉल्व क्या होगी। यहाँ पे आप, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा रफ करके, ये आप स्टेटमेंट अपनी कॉपीज में आप नोट्स लिखकर, आपकी जो नोटबुक है ना, कॉपी और पेन आप लेकर के बैठा कीजिए, और जब भी आप जैसे ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, है ना, तो उसको पॉज करके जो डेफिनेशन, ये जो डेरिवेशंस हम आपको करवा रहे हैं बोर्ड पर, देखिए बोर्ड दिखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं दिखूँ या नहीं दिखूँ, ठीक है, बोर्ड आपको क्लियर दिखना चाहिए, मेरी वॉइस आपको आ रही है अच्छे से, है ना। तो वॉइस पर ध्यान देते जाइए और बोर्ड पर ध्यान देते जाइए। ठीक है। टीचर भले आपको दिखे या ना दिखे, बोर्ड आपको क्लियर दिखना चाहिए। कानों में आपकी आवाज आ रही है तो आप ध्यान से लेक्चर को सुनते जाइए, है ना। और बोर्ड पर जो डेफिनेशन या जो स्टेटमेंट या जो डेरिवेशन हम करवाते हैं, क्योंकि जो हम डेरिवेशन करवाएंगे वो बहुत ही ईजी करके करवाएंगे आपको, है ना, कि आपको ऐसा बुक में लिखा हुआ दिखेगा तो वो बहुत ही आपको समझ में नहीं आता है कि क्या इक्वेशन कहाँ से क्या डायरेक्टली हो गया है। लेकिन जो हम डेरिवेशन बोर्ड पर करवाएंगे तो आपको बिल्कुल सॉल्व करके होगा, है ना, ईजी लैंग्वेज में होगा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है। इसलिए आप बोर्ड पर लिखी हुई कंटेंट को नोट जरूर किया कीजिए। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, और हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे, इस इक्वेशन के आगे। F is equals to K Q1 Q2 upon R square, जैसा कि आपको दिख रहा है ना। तो मैं इसे रफ करता हूँ। तो हम इस इक्वेशन पे थे, F is equals to K Q1 Q2 upon R square, इस इक्वेशन पर थे हम, है ना। इससे आगे अब हम बढ़ेंगे, अब हम डिफरेंट केसेस करेंगे, क्योंकि देखिए जो दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं वो किसी न किसी मीडियम में रखे हुए होंगे, है ना।
तो ये जो कांस्टेंट है k, अब इस कांस्टेंट k की वैल्यू क्या होती है वो हम देखते हैं कि इस कांस्टेंट k की वैल्यू क्या होती है। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। पहला हम k से ले लेते हैं, पहले हम इसको SI सिस्टम में देखते हैं। इन SI सिस्टम, SI सिस्टम में हम पहला केस लेते हैं, व्हेन देयर इज एयर और वैक्यूम बिटवीन टू चार्जेस, मतलब वो जो दोनों चार्जेस रखे हुए हैं उनके बीच का जो मीडियम है वो मीडियम क्या है, एयर या वैक्यूम है सपोज। तो उस मीडियम में, एयर या वैक्यूम में, इस जो k कांस्टेंट होता है, इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या होती है, उसको हम डिनोट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से। ध्यान रखिएगा इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं हम इसको, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू आती है मेजर करके, वो आती है 9 × 10⁹ ठीक है। इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹, और वो कैसे आती है वो अभी हम आपको बताते हैं। तो k की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो वैल्यू है 9 × 10⁹। तो इसकी यूनिट भी होगी, देखिए इसकी यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, अगर आपको k की यूनिट फाइंड करना है ना, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, k की यूनिट f × r² करोगे और डिवाइड बाय q1 q2, तो k इक्वल टू में इक्वेशन आ जाएगी, है ना। f की यूनिट होगी न्यूटन, SI सिस्टम हम ले रहे हैं तो न्यूटन, r है डिस्टेंस यानी कि मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर 1 लेक्चर 1 में। q चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपको 4 तो आप समझते हो क्या होता है, पाई भी आप समझते हो क्या होता है। ये एप्सिलॉन नॉट नई चीज क्या है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं होगी, ठीक है। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो हम k को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को आप इस तरफ लाओगे तो f चले जाएगा डिवाइड में, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक नई चीज जैसे ये देखने को मिल रही है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को। तो ये क्या चीज होती है, परमिटिविटी क्या चीज होती है, ठीक है। परमिटिविटी क्या होती है, उस मीडियम की प्रॉपर्टी है, जिस मीडियम में कोई भी इलेक्ट्रिक चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, ये उस मीडियम की प्रॉपर्टी है कि जो फोर्स उस मीडियम पे डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स लग रहा है। इसको अपन एग्जांपल के फॉर्म में लें तो अगर हम अभी जैसे एयर या वैक्यूम है, ठीक है ना, हम जहाँ अभी प्रेजेंट है वहाँ क्या है, एयर है, ठीक है। एयर में अगर आप किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हो, जैसे मैंने इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया एयर में, ठीक है। इसी बॉडी को अगर मैं पानी के अंदर लेकर चले जाऊं और फिर इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करूं, तो क्या सेम मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का इम्पैक्ट सेम होगा क्या, नहीं, फोर्स का इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा। पानी के अंदर अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो क्या इसके ऊपर उतना इफेक्ट पड़ेगा जितना हवा में पड़ रहा था, नहीं पड़ेगा, उतना इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसके अलावा पानी के अलावा मैं किसी दूसरे मीडियम में ले जाऊँ तो इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो क्या सेम इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं, सेम इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो फोर्स है जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रहा है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, तो उस मीडियम की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परमिटिविटी, ठीक है ना। उस मीडियम की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं। आप परमिटिविटी को डिफाइन भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट। मैं आपको जैसे डेफिनेशन लिखा हूँ परमिटिविटी की, तो परमिटिविटी जो होती है, परमिटिविटी इज अ मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम सराउंडिंग इलेक्ट्रिक चार्ज विच डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि परमिटिविटी इज अ मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम surrounding electric charge which determine the force between the charges. Okay? तो हम क्या देख रहे हैं, अब जैसे हमने k की वैल्यू करी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपके फोर्स F इज इक्वल टू, अब आप क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड क्या लेंगे आप, न्यूटन, क्योंकि आप ऐसे सिस्टम में ले रहे हैं। आप ऐसे सिस्टम में ले रहे थे, केस 1 आपने लिया कि अगर दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम है तो
इस k की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट की वैल्यू वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। जब आप वो यहाँ पे पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दिस वाज केस 1। अपन लेते हैं केस 2। केस 2 हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, केस 2, अगर एयर या वैक्यूम के अलावा कोई अदर मीडियम, कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है ना, इन अदर मीडियम, ठीक है ना, मीडियम अगर चेंज है तो उस मीडियम में फिर k की वैल्यू क्या होगी, उस मीडियम में k की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन r भी आ जाएगा डिवाइड में, मतलब ये जो k था कांस्टेंट था, इस k के डिवाइड में आप देख रहे हो क्या आ गया, एप्सिलॉन r आ गया। अब यहाँ पे ये एप्सिलॉन r क्या है, एप्सिलॉन r को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस भी मीडियम में आपने रखा है एयर या वैक्यूम के अलावा जो दूसरा मीडियम है, ठीक है, उसकी परमिटिविटी को हम कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन r इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यानी कि अब आपकी फोर्स F की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन। डिफरेंट टाइप से आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। आप इस एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकते हो, देखो F इज इक्वल्स टू k बाय r एप्सिलॉन r, क्योंकि k की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, k की वैल्यू थी आपने यहाँ पे ली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। ये कहाँ पे लिया था आपने, जब एयर या वैक्यूम था तो लिया था। तो आप इसको k बाय एप्सिलॉन r भी लिख सकते हो। तो डिफरेंट तरीके से बुक्स में इसको लिखा हुआ है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब हम एक रिलेशन और फाइंड कर लेते हैं, जैसे कि ये था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। हम आपको यहाँ बताते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी कैसे फाइंड करेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी का होता है मतलब कि किसी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी, ठीक है, उसका रेशियो आप किससे फाइंड करें, एब्सोल्यूट परमिटिविटी से। तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जैसे ये क्या था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो किसी मीडियम की, दूसरे मीडियम की, एयर या वैक्यूम को छोड़ के कोई भी दूसरा मीडियम जिस मीडियम में चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी का रेशियो किससे, फ्री स्पेस की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है उससे। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, मैं इसको लिख रहा हूँ कि ये के कैपिटल है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी को आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हो, अंडरस्टूड। यहाँ पे ये चीज क्लियर कर लीजिएगा, उसको वैसे हम बाद में भी और, ठीक है, डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ वहाँ पे कि वो क्या चीज़ होती है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिकॉज 70% स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है, पूरा 12th पढ़ लेते हैं, लास्ट तक आ जाते हैं, रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन फिर जब एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, यानी कि प्री बोर्ड्स वगैरह देते हैं, या जो हमारे यहाँ कोचिंग में एग्ज़ाम होती है, ठीक है, एग्ज़ाम सीरीज़ बोलते हैं हम उसको, वो देते हैं, तब तक भी उनको ये फंडा क्लियर नहीं रहता है। इसलिए आप अभी से ये फंडा क्लियर रखिए माइंड में कि सब चीज़ें क्या होती है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन। वापस से यहाँ जाइए, के की वैल्यू को आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। अगर पॉइंट चार्जेस एयर या वैक्यूम को छोड़ के किसी और मीडियम में रखे हुए होंगे, है ना, तो ये जो के कांस्टेंट है कूलम्ब्स लॉ में, उसकी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो जाए एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक है, मतलब डिवाइड में एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम की। रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या है कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम है, हमने यहाँ पे जिस मीडियम की बात करी थी उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है,
ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ जो एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर है उसको आप सिर्फ एप्सिलॉन से भी रिप्लेस कर सकते हो, तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा। और इस एप्सिलॉन आर को, रिलेटिव परमिटिविटी को भी क्या कहते हैं, दूसरा नाम है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया उसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो आई थिंक ये जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं दोनों केसेस इन एसआई सिस्टम, हम एसआई सिस्टम की बात कर रहे थे, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े, इसको रफ करते हैं हम। और अब अभी हमने एसआई सिस्टम में लिया था, एसआई सिस्टम में हमने फॉर्मूले देखे, तो अब ये जिस पे मैं राइट लगा रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम यही कंसिडर करते हैं कि जो पॉइंट चार्जेस गिवन है वो कहाँ रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं, एयर और वैक्यूम में है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मतलब इस 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट को आप रिप्लेस कर सकते हो सीधे सीधे से 9 इंटू 10⁻⁹ से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं इस बोर्ड को रफ कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो आपको, है ना, तो वॉइस मैसेज के थ्रू चैट ऑप्शन में आप सेंड कर सकते हैं अपना डाउट। चैट ऑप्शन में वॉइस मैसेज के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, या फोटो क्लिक करके, जिसका भी जो भी आपको डाउट हो फोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिए, या उसको कॉपी में लिख लीजिए अपने डाउट को, फोटो क्लिक कीजिए, सेंड कर दीजिए चैट ऑप्शन में, है ना, तो वो डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर से हम इसको रफ करते हैं। तो हमारा कूलम्स लॉ का फार्मूला ये था, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका एक केस हमने देखा एसआई सिस्टम में क्या आ रहा था, अब हम देख रहे हैं इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम्स में क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम में इस के की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻⁹ फॉर ईयर। अगर अगेन हम लेते हैं केस वन कहाँ, इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में के की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में होती है 1, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन। यानी इन सीजीएस सिस्टम द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डाइन। ठीक है, तो यहाँ कोई कांस्टेंट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ डिस्क्राइब करने की आपको नीड नहीं है। और वैसे केस तो अगर हम अदर मीडियम में लेंगे तो किस पर डिपेंड हो जाएगा ये, इन अदर मीडियम। तो जैसे आपने एसआई सिस्टम में अदर मीडियम हमने किया था, तो क्या हो गया था 1/4 पर एप्सिलॉन 0 इंटू में क्या हो गया था एप्सिलॉन आर। वैसे यहाँ पर एफ क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय कर दीजिए आप एप्सिलॉन आर, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट 1 है, 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डाइन। एप्सिलॉन आर क्या है, अगेन वेयर एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी किसकी, ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम की भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा है, अदर मीडियम, है ना, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर। तो ये हो गया सीजीएस सिस्टम में। मतलब टोटल आपने 4 फॉर्मूले देख लिए, 2 एसआई सिस्टम में एयर वैक्यूम अदर मीडियम, 2 सीजीएस सिस्टम में एयर वैक्यूम अदर मीडियम। ठीक है ना, इसको हम आगे और डिस्क्राइब करते हैं। हमने कहा ना कि टॉपिक बड़ा वास्ट है, कूलम्स लॉ खत्म नहीं होता है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। आपने यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूलेस देख लिए, क्या क्या आया अभी तक। आपको एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर का फंडा क्लियर हो गया कि वो क्या होता है। अब क्वेश्चन में कई बार इसके साथ में लग करके आता है कूलम्स लॉ के साथ में, कि डिस्क्राइब तो कूलम्स लॉ को आपको करना ही है, डिफाइन करना है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बतानी है क्या होती है, साथ में आपको डिफाइन भी करना है यूनिट चार्ज को। आपको आता है क्वेश्चन की डिफाइन यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज को डिफाइन कीजिए। ठीक है ना, तो यूनिट चार्ज को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से डिफाइन करेंगे। ठीक है, वी नो दैट इन एयर और वैक्यूम force acting between any 2 point charges is 9 into 10⁻⁹ Q1 Q2 upon r square Newton।
ठीक है। अगर हम ऐसा सिस्टम में ले रहे हैं तो न्यूटन लेंगे, सीजीएस में लेंगे तो हम ये वाली इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। तो हम इससे डिफाइन करते हैं अगर, तो हमें पता है कि फोर्स जो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रहा है वो इतना होगा, ठीक है। अगर जो फोर्स लग रहा है उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में उसका मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10⁻⁹ ही हो न्यूटन, एंड उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या हो 1 मीटर हो, ठीक है। तो फिर और जो दोनों पॉइंट चार्जेस है, एक चीज़ और हम कंसिडर कर लेते हैं कि दोनों पॉइंट चार्जेस कैसे हैं, सिमिलर हैं, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, और ये दोनों लाइट चार्जेस हैं, ठीक है। दोनों कैसे हैं, लाइट चार्जेस हैं, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी गेट, एफ की वैल्यू आपने कंसिडर की 9 इंटू 10⁻⁹, यहाँ पे पुट की इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ है। ये दोनों आपने सेम चार्जेस कंसिडर कर लिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्यू इंटू क्यू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने 1 कंसिडर कर लिया था कि 1 मीटर पर रखे हुए हैं दोनों पॉइंट चार्जेस। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन व्हाट वी गेट, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और वी कैन राइट क्यू इज इक्वल्स टू +-1, ठीक है, +1 कूलम और -1 कूलम, ये हो गया यूनिट चार्ज। यूनिट का मतलब क्या था, 1 यूनिट चार्ज की डेफिनेशन। तो अब इसको लैंग्वेज में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ टू सिमिलर चार्जेस आर केप्ट इन अ मीडियम एट ए डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर and the force of repulsion acting between them is 9 into 10⁻⁹ Newton, then those point charges are called unit charges, ठीक है। कैसे डिफाइन किया मैंने, देखिए, if two similar charges, हम दोनों को इक्वल मान रहे हैं ना, if two similar charges are placed in a medium, are placed in air or vacuum, आप ऐसा लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपने केस क्या लिया, एयर और वैक्यूम, are placed in air or vacuum at a distance 1 meter apart from each other and the force of repulsion between them is 9 into 10⁻⁹ Newton, then those charges are called unit charges, है ना। मतलब अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच में 9 into 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स लगेगा और दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए होंगे, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 कूलम होगा, उनको कहेंगे आप यूनिट चार्जेस। समझ में आ गया, आपने डिफाइन कर दिया यूनिट चार्जेस को। ये डेफिनेशन मैंने आपको एयर और वैक्यूम एसआई सिस्टम वाले से बताइए, सीजीएस सिस्टम वाले से भी आप बता सकते हो। डाइन में बोलना पड़ेगा आपको अपना आंसर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फोर्स इक्वल टू 1 डाइन हो अगर और 1 सेंटीमीटर का रखे हुए हो तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। मीन्स इफ टू पॉइंट चार्जेस आर kept in air or vacuum at a distance 1 centimeter apart from each other and the force of repulsion acting between them is 1 dyne, then those point charges are called unit charges। समझ में आया। इस वाली इक्वेशन से भी f की वैल्यू आप 1 कंसीडर कर लीजिए, f की वैल्यू आप 1 कंसीडर कर लीजिए, 1 डाइन, r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आप सीजीएस सिस्टम लेकर, r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो, f की वैल्यू 1 डाइन हो, तो q दोनों सेम हो, इक्वल हो, तो q स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो q इक्वल टू 1 हो गया। कूलम, स्टेट कूलम, कूलम में स्टेट कूलम सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट, तो उनको कहेंगे आप यूनिट चार्जेस, ठीक है। तो आप इसी तरीके से डिफाइन कर दीजिए, दोनों बार से आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप सीजीएस सिस्टम से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कूलम्स लॉ का डिस्क्रिप्शन, और कूलम्स लॉ से यूनिट चार्ज को हमने डिफाइन किया, और कूलम चार्ज से जो फोर्स का एक्सप्रेशन आता है, फार्मूला आता है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या आती है ना। तो एक बार हम वापस से बोर्ड पर लिख के, क्योंकि ये मेरा तरीका है कि पूरे टॉपिक को समझ के, है ना, उसकी एक एक चीज़ को समझ के फाइनली फिर हम जो पूरे टॉपिक में हमने समझा है ना, उसको सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। क्या क्या लिखते हैं, हमने एक फॉर्मूला डिराइव करके ये पढ़ा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², एक फॉर्मूला ये पढ़ा न्यूटन, ठीक है। ये पढ़ा हमने किसमें होती है वैल्यू, एयर और वैक्यूम में। फिर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा F इज इक्वल टू 1/4πε0 εr Q1 Q2 अपॉन r², न्यूटन। ये किस में पढ़ा हमने, अदर मीडियम में, कोई भी दूसरा मीडियम हो उसमें, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r², कुछ भी नहीं था यहाँ, लेकिन ये किस में था, डाइन में। और
फिर एक फार्मूला हमने पढ़ा है फिजिकल टू 1/ε/r Q1 Q2/r²। ये भी किस में था, डाइन में, ठीक है। और अब बात करते हैं अगर ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन r की, तो एप्सिलॉन r क्या है, रेशियो ऑफ एप्सिलॉन टू द एप्सिलॉन नॉट, और इसे क्या कहते हैं आप, कैपिटल के, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर आपसे एक नंबर में अलग से ही क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन r इज रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। द रेशियो ऑफ दीज टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस टॉपिक में आपने अभी तक ये फॉर्मूले पढ़े जो आप देख रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस इक्वेशन को F इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट Q1 Q2/r², शॉर्ट में लिखने के लिए, पूरा पूरा अगर हमको नहीं लिखना शॉर्ट में लिखने के, तो हम खाली के लिख देते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है ना, जो आपको भूलना नहीं है, वो क्या क्या है कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ 1/4πε0 की, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻12, ठीक है ना। यूनिट्स भी ध्यान रखना है इसके साथ साथ आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे अब इस कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या था, है ना। उसको समझने के लिए आप थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेट कीजिएगा इसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आगे ना, वेक्टर फॉर्म के ऊपर बेस्ड ही, ठीक है। तो आप अपन वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म क्या है।